आज हम स्टार्ट करेंगे पांड्य राज्य से। ठीक है, जो पांड्य राज्य है इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये नीचे वाला पार्ट है ना अपना, ये पांड्य राज्य है, ये वाला पार्ट आप अगर देखेंगे तो, और जो ये ऊपर से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है ब्लू कलर की, ये कावेरी नदी है। इसके दक्षिण में ताम्रपर्णी तथा वेगई नदी घाटियों के मध्य जो आधुनिक तिरुनेलवेली थी मदुरै दक्षिण त्रावणकोर में स्थित था ये पांड्य राज्य। ठीक है, और यदि पांड्य राज्य की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो पांड्य जो राज्य की स्थिति थी वो कावेरी नदी के घाट, मैंने आपको पहले बताया इससे पहले, ये देखिए जो पांड्य है राज्य, इसके इधर ये नदी से बहती हुई नजर आ रही है, ये कावेरी नदी है। ठीक है, तो जो कावेरी नदी है इसकी स्थिति में पांड्य राज्य कहाँ था वो हम एक बार देख लें। कावेरी नदी के दक्षिण में ताम्रपर्णी तथा वेगाई नदी घाटियों के मध्य आधुनिक तिरुनेलवेली मदुरै रामनाड जिला तथा दक्षिण त्रावणकोर सुदूर दक्कन क्षेत्र में स्थित था यह पांड्य राज्य। ठीक है, अब इस पांड्य राज्य का उल्लेख, यह विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो पांड्य जो राज्य है इसका प्रथम जो प्राथमिक उल्लेख है वो हमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। एरियन उद्धृत मेगास्थनीज के उल्लेखों के अनुसार ये राज्य मात्र सत्तात्मक था। अब एरियन ऐसा क्यों कहता है कि ये राज्य मात्र सत्तात्मक था? मेगास्थनीज के जो उसने उल्लेख किए थे उसमें उसने इसे मात्र सत्तात्मक राज्य क्यों कहा है? मेगास्थनीज इस राज्य को मात्र सत्तात्मक इसलिए कहता है क्योंकि उसके टाइम पे हेराक्लिस जो थी उसकी पुत्री पंड्या वो शासिका थी इस पांड्य राज्य की। ठीक है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार मदुरै अपने बहुमूल्य मोतियों तथा उत्तम कोटि के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जो मदुरै था, मैंने आपको बताया था दक्षिण वाला पार्ट, यही पांड्य राज्य जो मदुरै था ये अपने बहुमूल्य मोतियों और उत्तम कोटि के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने पांड्य राज्य की सीमा दक्षिण में कुमारी कन्याकुमारी से कोरके तक के भूभागों के मध्य निश्चित की है। पांड्यों की जो प्रारंभिक राजधानी कोलची थी, जो ताम्रपर्णी नदी, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, एक बार दोबारा देख लें। अब यहाँ आप देखें तो जो स्थिति है वो ताम्रपर्णी नदी तथा वेगई नदी घाटियों के मध्य आधुनिक तिरुनेलवेली मदुरै रामनाड जिला तथा दक्षिण त्रावणकोर में है। अब यहीं से ताम्रपर्णी नदी जो प्राथमिक राजधानी है वो यहीं से ताम्रपर्णी नदी, और जो द्वितीय वो वेगई नदी, इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, अब जो ये प्रारंभिक राजधानी आ रही है कोरकई, ठीक है, कोलची ताम्रपर्णी नदी किनारे स्थित थी। ये मोतियों के लिए विख्यात थी। मैंने आपको बताया जो मदुरै है वो मोतियों और उत्तम कोटि के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगर खाली मोती पूछ लिए जाए तो कोरकई ताम्रपर्णी नदी के किनारे स्थित था, यह मोतियों के लिए विख्यात था। प्रारंभिक राजधानी तो मैंने आपको बता दी, कोलची ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, और जो ये दूसरी है ये मदुरै राजधानी बनेगी, और मदुरै मैंने आपको बोला कि इसमें है ना सूती वस्त्र उद्योग और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जो वेगई नदी के किनारे स्थित था। अब ये पूरा जो पांड्य राज्य है ये दो कावेरी नदी के दक्षिण में जो दो नदियाँ जा रही थी ताम्रपर्णी तथा वेगई नदी, उन पर स्थित था। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर वदिम बल्लन को प्राथमिक पांड्य शासक माना गया है। जो साक्ष्य आधार मिले हैं उनसे वदिम्ब बल्लन को प्राथमिक पांड्य माना गया है शासक। ठीक है, और द्वितीय जो शासक था वो मृदुकुड़ु मिपेरु वलुदी विशेष उल्लेखनीय है।
मृदुकुडु मिपेरु वलुदी विशेष रूप से जो उल्लेखनीय इसको पराक्रमी, महापराक्रमी, यज्ञकर्ता तथा कवियों का आश्रयदाता कहा गया है। भानगुदी मरुदन और नक्कीरर जैसे संगम कवियों ने, जो पांड्य राज्य था उसमें भानगुदी मरुदन और नक्कीरर ये संगम कवि थे जिन्होंने पांड्य शासकों की प्रशस्तियाँ लिखी, जिन्हें पत्तुपात ने संकलित किया। ये वही दो कवि हैं, भानगुदी मरुदन और नक्कीरर। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस भी बने हैं यहाँ से कि नक्कीरर और भानगुदी मरुदन, तो पहली बात तो ये पांड्य शासकों के टाइम पे थे, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है आगे जब आप धीरे धीरे हिस्ट्री का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है दक्षिण भारत का, इसके नाम भी थोड़े कठिन है, इसीलिए अगर आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो यह आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेडियोन लंबे कद वाला। इस शासक की उपलब्धियों का वर्णन वेलबिकुडी और निम्न पन्नूर ताम्रपत्रों में मिलता है। संगम साहित्य के अनुसार इसने सर्वप्रथम समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी तथा पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। नेडियोन नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि ये लंबे कद वाला शासक था, और जो इसकी उपलब्धियां हैं इनका वर्णन हमें वेलबिकुडी निम्न पन्नूर ताम्रपत्रों में मिलेगा, तांबे के पत्रों। ठीक है, संगम साहित्य के अनुसार जो सर्वप्रथम समुद्र पूजा करवाई थी वो यही नेडियोन ने करवाई थी, और इसी की वजह से पहरुली नदी को एक अस्तित्व प्रदान किया गया था। पलसलई मृदकुदमी। पलसलई का अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाओं का निर्माता। वेलबिकुडी दानपत्र के अनुसार इस पलसलई मृदकुदमी शासक, यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अब हम पहले साक्ष्यों के आधार पर भी पढ़ चुके थे, वदिम्बवल्लन बन्निन को माना गया। ये जो प्रथम ऐतिहासिक शासक रहा पांड्य वंश का वो वेलबिकुडी दानपत्र के अनुसार है, ये पलसलई मृदकुदमी है। ठीक है, इसने अनेक वैदिक यज्ञों का आयोजन किया था तथा महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पलसलई मृदकुदमी ने महेश्वर की उपाधि धारण की, और पलसलई का अर्थ ही अपने आप में अनेक यज्ञशालाओं का निर्माता है, तो जो वैदिक यज्ञों का आयोजन है वो इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, नेडुजेलियन संगम युग का सबसे अधिक जो उल्लेख तथा प्रथम महत्वपूर्ण शासक वो ये नेडुजेलियन ही है, 200 ईस्वी। राज्यारोहण के टाइम पे ये बहुत ही कम एज यानी अल्पायु का था, इसीलिए इसके शत्रु ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर मदुरै को घेरना चाहा, क्योंकि उनका मानना था कि अल्पायु का है, समझ नहीं होगी, और ऐसे में इस राज्य को विजित कर इस पर आक्रमण आसानी से किया जा सकता है। मदुरै को घेर लिया पांड्य राज्य पर आक्रमण कर। उसके बाद में जो तलैया लंगानम का युद्ध हुआ था तंजौर में, उसमें इसने चोल, चेर तथा अन्य 5 शासकों के संयुक्त मोर्चे को बुरी तरह परास्त किया था। चेर शासक शे को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। किसको? शे को बंदी बनाकर इसने कारागार में डाल दिया, और इन्हीं सब मतलब चोल, चेर तथा 5 जो शासकों के संयुक्त मोर्चे थे, इन सब को जो इसने बुरी तरह से परास्त किया था, इसी विजय के कारण इसे तलैया लंगान तुच्चेरुवेन कहा गया था। तलैया लंगान तुच्चेरुवेन इसे कहा गया। किसे? नेडुजेलियन को। नेडुजेलियन ने अपने सामुद्रिक अभियान के तहत कोंगू शासक अलियान तथा निडर शासक एवी को भी परास्त किया था। इसके अतिरिक्त इसने कई स्थानीय शासकों को मिल्लेल तथा मत्तूर क्षेत्र में स्थित जगह भी परास्त किया, वहां अपने राज्य का विस्तार किया। नेडुजेलियन ने अपनी सेवा में
मोती तथा मछली संग्रह करने में निपुण था। समुद्री तट स्थित जनजातियों को सम्मिलित किया। इसने क्या किया कि जो इसके आसपास जितनी भी जनजातियां थीं जो मोती और मछली संग्रह करने में निपुण थी, उसको इसने अपनी सेवा में सम्मिलित किया। उसने व्यापारियों तथा कृषकों के कल्याण हेतु नवीन योजनाएं क्रियान्वित की। किसने? नेडुजेलियन ने। वह वैदिक धर्मानुयायी था। इसने अनेक यज्ञों का आयोजन किया। नेडुजेलियन स्वयं कवि तथा कवियों का महान संरक्षक था। नकीरर, कल्लादनार, भांगुदी मरुदन उसके समकालीन कवि थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नकीरर और भांगुदी मरुदन। इसमें एक और लेखक जुड़ गया, कल्लादनार। ठीक है, ये इसके समकालीन कवि थे। किसके? नेडुजेलियन के। भांगुदी मरुदन कृत मदुरै कांची में उसकी सैन्य उपलब्धियां तथा मदुरा के गौरव व वैभव का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो भांगुदी मरुदन है उसने इनके सैन्य अभियानों के विषय में बताया है तथा मदुरा के गौरव और वैभव का भी उसने विस्तृत वर्णन अपने जो मदुरै कांची ग्रंथ है उसमें किया है। नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा था। किस शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा? तो वो था नेडुजेलियन। ठीक, जो नेडुजेलियन था इसके किसी अधीनस्थ शासक ने बताया कि इसने जैन मुनि को गुहा आश्रम दान दिया था। ठीक है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था ये कि शिलप्पाधिकारम ग्रंथ जो था उसमें अपने पढ़ा था कोवलन और कनगी वाली स्टोरी। ठीक है, तो जो जिसने कोवलन को मृत्युदंड दिया था वो यही नेडुजेलियन शासक था। ठीक है, पांड्य शासक। शिलप्पाधिकारम काव्य में वर्णित कनगी के निर्दोष पति कोवलन को नेडुजेलियन के शासनकाल में ही मृत्युदंड दिया गया था और इसी के विरह में इसने आत्मदाह किया, क्योंकि एक राजा होने के नाते इसने एक गलत डिसीजन दिया और उस गलत डिसीजन की खातिर ही एक निर्दोष को फांसी की सजा मिली। ठीक है, तो उसकी विरह में इसने आत्मदाह कर लिया था। किसने? नेडुजेलियन ने। ठीक है, देखते हैं। नेडुजेलियन के पश्चात शासक बने वेरिवर सेलिए कोर्की ने सती कणगी के सम्मान में विशाल उत्सव का आयोजन किया था और नवभरण की उपाधि धारण की थी। किसने? वेरिवर सेलिए कोर्के ने सती कणगी, जो सती हुई थी कणगी, उसके सम्मान में विशाल उत्सव का आयोजन किया तथा नवभरण की उपाधि धारण की थी। किसने? वेरिवर सेलिए कोर्के ने। संगम ग्रंथ पत्तुपातु में सिरुपाण आत्रुपणे शीर्षक में कवयित्री नच्चेलियर नत्तनारा की कविताएं दी गई हैं। नच्चेलियर नत्तनारा की जो कविताएं थी लेखिका, इसका जो नायक था वो नलिये कोडन था। ठीक है, जिसे संगम काल का 275 ईस्वी का जो समय काल था इसका अंतिम शासक माना जाता है। किसको? नलिये कोडन को। संगम काव्यों में कई स्थानीय शासकों को अधिरन तथा पारी के नाम मिलते हैं। कालांतर में संगम काल की लघु शासकों को दुष्ट शासक कहे जाने वाले कल्लनों ने बंदी बना लिया, दक्कन में अशांति उत्पन्न की और इस तरह से जितने भी संगम काल के जो छोटे छोटे शासक हुए थे उनको इन कलभ्रों या कल्लनों ने ही बंदी बनाकर इन पर राज्य करना। जो चेर, चोल और पांड्य राज्य हैं इनका संगम स्थल कौन सा है? तिरुक्काकामपोलियर। ठीक है, और वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है। संगमकालीन शासन व्यवस्था बची है और इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो सामाजिक स्थिति थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, संगमकालीन जातियाँ, व्यवसाय क्या थे, मतलब कुल मिलाकर थोड़ा बहुत इसकी कृषि पद्धति क्या थी, इनके विषय में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।